नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका विषय यानी सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, जिसको हम हिंदी ऐच्छिक भी कह देते हैं। और इसमें जो आपका पहला पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, ठीक है, तो हमने इसका गद्य खंड शुरू कर दिया था और इसके हमने कुछ चैप्टर्स भी कर लिए थे, ठीक है। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, हमारा चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं, ठीक है। और इसके हमारे राइटर यानी लेखक है निर्मल वर्मा जी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं, और हमारे लेखक कौन है, तो निर्मल वर्मा जी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। तो बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक देखें ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं जो ये हमारा चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं, इसका परिचय क्या है। देखो, यानी इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है। देखो, जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा द्वारा रचित धुंध में उठती धुंध संग्रह से लिया गया है। यानी कि देखो, ये जो है आपका ये चैप्टर जो है ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। यानी जो लेखक है हमारे निर्मल वर्मा जी, ठीक है, उन्होंने एक रचना की थी, किसकी, धुंध में उड़ती धुंध। उन्होंने एक धुंध में उड़ती धुंध जो है रचना की थी और उसका धुंध संग्रह था, ठीक है, वहां से लिया गया। क्या, तो ये यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहीं पर घूमता है, कहीं की यात्रा करता है ना, तो जो यात्रा वो करता है, जो वो अनुभव देखता है, जो अनुभव उसको लगता है अच्छा, ठीक है, तो जब वो उन अनुभवों को आपके साथ या जो उसको जो है एक लेखन शैली में उसको लिख देता है कहीं पर, या फिर एक लेखन शैली में उतार देता है, तो उसको हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली घूमने गया और दिल्ली में उसने जो भी देखा, जैसा भी देखा, उसको एक कॉपी में लिख दिया, तो ये क्या है, ये एक यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा की पूरी घटना को लिख दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जो जहां कोई वापसी नहीं, जो ये आपका चैप्टर है, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित एक धुन में उठती धुन जो संग्रह था वहां से लिया गया। समझ गया आप, ठीक है। देखो, लेखक का मानना है कि अंधाधुंध विकास तथा पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। देखो, इस चैप्टर में जो लेखक बता रहे हैं कि जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, विकास के नाम पर जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है, तो जो अंधाधुंध विकास है और जो पर्यावरण संबंधी जो सुरक्षा है, इसके बीच एक संतुलन होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को विकास तो करना है, लेकिन जो है एक लिमिट में, एक सीमा में करना है विकास, और पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। पर्यावरण जो संबंधी सुरक्षा है, उन दोनों के बीच, यानी कि एक विकास और एक पर्यावरण, ठीक है, उन दोनों को हमें देखना है और इस तरह से विकास करना है कि जो है पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और हमारा विकास भी आसानी से हो जाए, ठीक है। देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि हमने जो है पर्यावरण और जो आप क्या कह सकते हो कि जो विकास है उसके बीच संतुलन नहीं बनाया, तो जो है कहने की जो विस्थापन है हमेशा के लिए, और जो पर्यावरण संबंधी समस्या हमेशा हमें जन्म देता रहेगा। यानी कि जो है जो विकास है वो हमेशा ही विस्थापन देगा, यानी लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे मान लो कहीं पर उद्योग आ गया, तो वहां के जो लोग होंगे ना, उनको कहीं और जाना पड़ेगा, क्या है, विस्थापन हो गया, ठीक है। और जो पर्यावरण संबंधी समस्या आए दिन आप सुनते रहते हो, पर्यावरण में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सभी समस्याएं कैसे होती है, तो जब हम विकास जो है बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन पर्यावरण का ध्यान नहीं देते, तब ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो, औद्योगिक विकास के इस दौर में प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता जा रहा है। जो ये औद्योगिक विकास है ना, इस समय में क्या हो रहा है कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य, यानी जो एक प्रकृति का जो एक रूप होता है ना, प्रकृति का एक सौंदर्य होता है, वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। कैसे हो रहा है कि आप देखो, पहले के समय में जो है पेड़ पौधे हरियाली वगैरह होती थी, लेकिन आज के समय में क्या है, चारों तरफ उद्योग है, कल कारखाने हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं चारों तरफ इतना ज्यादा विकास का मतलब सोचा जा रहा है कि पर्यावरण को दूषित पे दूषित किया जा रहा है, पर्यावरण का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, हमारा अगला टॉपिक आता है अमझर। ये जो परिचय था हमारा। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो बिल्कुल स्टार्ट होता है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपको हर एक टॉपिक बारीकी से बता रहा हूँ, हर एक चीज विस्तार से समझा रहा हूँ। देखो, अमझर। अब अमझर क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो, अमझर का शाब्दिक अर्थ है जहां आम झरते हैं। देखो, यदि आप इस शब्द को तोड़ के देखोगे, आम यानी आम, झर यानी झरना, यानी जहां पर आम झरते हो उसको हम अमझर कहते हैं, ठीक है। अमझर सिंगरौली गांव के एक क्षेत्र। देखो, सिंगरौली एक गांव है, ठीक है।
सिंगरौली के क्षेत्र नवा गांव का एक छोटा सा गांव, यानी अमझर जो है एक सिंगरौली एक क्षेत्र है, उसके अंदर एक नवा गांव है और उसके अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ये अमझर है, जिसका गांव का नाम है क्या है, अमझर। समझे आप? मतलब एक सिंगरौली क्षेत्र है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है नवा गांव, और उस नवा गांव के अंदर एक अमझर नाम का गांव है। ठीक है, इस गांव के चारों ओर आम के वृक्ष है जिनसे हमेशा आम झड़ते रहते। देखो इन इस ये जो गांव है इसका नाम अमझर क्यों रखा गया? तो इसका नाम अमझर इसलिए रखा गया क्योंकि इस गांव के जो चारों ओर जो है ना आम के वृक्ष हैं, और जो आम के वृक्ष है वो हमेशा झड़ते रहते हैं चारों ओर, इसलिए इस गांव का नाम रख दिया गया अमझर। ठीक है, तो लेखक जो है ना यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है पहले का जो गांव होता था, और ये अमझर गांव में पहले का आपको बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे आम झड़ते थे, चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन अब क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट आता है अमरोली प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या घटना घटती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत, देखो एक अमरोली प्रोजेक्ट आता है, उसके अंतर्गत जो है नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाते हैं। नवा गांव जो आपको पता है सिंगरौली क्षेत्र के अंदर आता है, तो उसके जितने भी गांव होते हैं वो उजाड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के लिए वादे किया जाता है। इसी कारण से अमझर गांव में सूनापन, यानी अमझर जो गांव था उसमें सूनापन क्यों है? तो अमझर गांव में सूनापन इसलिए है कि जो एक अमरोली प्रोजेक्ट आया है, इसके तहत जो वहाँ पे उद्योग वगैरह बनेगा, तो जो वहाँ के जो मूल निवासी यानी जो लोग वहाँ रहते थे उनको कहीं और जाना पड़ेगा। क्या आप ही सोच सकते हो, जो आम के पेड़ से चारों तरफ वो पेड़ को काटना पड़ेगा उद्योग को लगाने के लिए, क्या है ये? यानी कि अमझर गांव जो है उसमें सूनापन पड़ गया है। ठीक है, ये था हमारा अमझर। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। यानी आधुनिक भारत से मतलब हमारा यही है कि आज का भारत यानी वर्तमान समय का भारत। ठीक है, वर्तमान समय के भारत में कौन से नए शरणार्थी? देखो शरणार्थी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से किसी दूसरी जगह चले जाता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति बिहार में रहता था, ठीक है, फिर वो दिल्ली की तरफ आ जाता है, तो ये क्या एक शरणार्थी है दिल्ली के लिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार। ठीक है, तो पहले के लोग जो क्या थे वो किसी शरणार्थी मतलब कहीं दूसरे स्थान पर इसलिए जाते थे क्योंकि वो मान लो राजनीतिक उपद्रव हो गया, कोई आतंकवाद फैल रहा है कहीं पे। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है अपनी जान की रक्षा करने के लिए जो है कहीं दूसरी जगह पे जाते थे। लेकिन जो है ना अब ये नए शरणार्थी मतलब ऐसे कौन से शरणार्थी जो पहले नहीं थे वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखो आधुनिक भारत में औद्योगिकरण की आंधी ने सिंगरौली के नवागांव क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों को उनके घर तथा परिवेश से उखाड़कर सदा के लिए विस्थापित कर दिया। आपको पता है सिंगरौली क्षेत्र है, वहां पे एक नवा गांव है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, वहां पे एक अमरोली प्रोजेक्ट आया था, मैंने आपको पहले बता दिया। तो उसके तहत जो है वहां के सभी मतलब वहां का जो है ना घर परिवेश उसको उखाड़ कर सदा के लिए विस्थापित कर दिया गया। यानी जो लोग हैं ना वहां के उनको विस्थापन होने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि वहां पे उद्योग बनेगा तो वहां लोग रह नहीं सकते, तो लोगों को कहा गया कि आप जो है ना कहीं और चले जाओ। ठीक है, अब ये लोग भी अनेक शरणार्थियों की तरह, ठीक है, अब जो ये लोग है ना ये भी अनेक शरणार्थियों की तरह यहाँ वहां भटक कर शरण की राह देखेंगे। यानी कि जो ये लोग हैं आपको पता है जो ये नवा गांव क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उनके जो लोग हैं ना वो क्या करेंगे कि ये लोग भी जो है ना अनेक शरणार्थी जिस प्रकार और शरणार्थी होते हैं किसी कारण से इधर उधर भटकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये जो लोग हैं इनको भी कहने के भटकना पड़ेगा, नहीं कहीं और जाना पड़ेगा। वहां तो वो रह नहीं सकते क्योंकि वहां पे उद्योग वगैरह आ रहा है, तो उनको कहीं किसी और शहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या ये शरणार्थी है, ये विस्थापन है। ठीक है, लेखक ने इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। जो हमारे लेखक हैं उन्होंने जो है इन्हीं लोगों को जो है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी बताए, क्योंकि पहले के जो शरणार्थी होते थे वो क्या किस लिए जाते थे, तो उनका रीजन क्या था, जाने का रीजन क्या था, तो कोई आतंकवाद फैल गया, कहीं बमबारी हो गई, कहीं मारपीट हो गया, कहीं दंगे हो गए, मतलब कोई राजनीतिक उपद्रव आ जाता है तब लोग पहले जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल लोग उद्योग के कारण विकास के नाम के कारण जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। यानी ये शरणार्थी पहले नहीं थे। क्या जब देश आजाद हुआ था तब भारत में इतना उद्योग था तो नहीं था, यानी पहले लोग इस प्रकार शरणार्थी नहीं थे। लेकिन समय के साथ साथ जो है परिवर्तन आ रहा है और जो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण खराब भी हो रहा है और शरणार्थी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है प्रकृति के कारण विस्थापन। ठीक है, यानी जो प्रकृति है ना इसके कारण विस्थापन और उद्योगीकरण के कारण विस्थापन में अंतर। यानी जो हमारी प्रकृति नेचर है उसके कारण जो विस्थापन होता है और जो उद्योग यानी उद्योगीकरण के कारण विस्थापन में अंतर क्या है।
देखो विस्थापन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा लेकिन मैं आपको तभी बता देता हूँ। देखो विस्थापन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है ना वो किसी स्थान से, मान लो कोई एक ए नाम का व्यक्ति है, वो पहले यहाँ रहता था, फिर जब इस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाता है, उसको विस्थापन कहते हैं। यानी किसी स्थान को छोड़ के चले जाना, उसको विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा ये है, जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है, यानी प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है और जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है, उसमें अंतर बताओ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखो प्रकृति के कारण विस्थापन से मतलब यही है कि लोग, ऐसा कौन सा कारण है जब लोग विस्थापित हो, जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ जाएगी तो प्रकृति कारण हो गया, लोग को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, विस्थापन तो लोगों को करना ही पड़ता है, लेकिन कारण अलग अलग है। ठीक है, प्रकृति हो गया हमारा ना, तो प्रकृति में लोग पेड़ पौधे, मान लो कहीं जो है आप कह सकते हरियाली नहीं है, या फिर कहीं मान लो कोई ऊंचा नीचा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां लोग कम रहेंगे, विस्थापन करना पड़ेगा। कहीं बाढ़ आ गया तो लोगों को जाना पड़ेगा। और जो उद्योगीकरण क्या है कि उद्योगीकरण में जो लोग है ना, उसमें क्या होता है बच्चों, उद्योगीकरण में जो है ना, जैसे मान लो कहीं उद्योग लग रहे हैं, एक मान लो एक गांव था, उसमें मान लो गांव की खेती भी उपजाऊ है लेकिन वहां पे उद्योग लगना है, तो लोग जो है उद्योग के कारण विस्थापित हो रहे हैं। और प्राकृतिक जो विस्थापन, उसमें क्या होता है बच्चों कि लोग वापस आ जाते हैं। मान लो कहीं बाढ़ आया तो एक दो महीने तक बाढ़ रहता है, फिर वापस आ जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन उद्योगीकरण में क्या है कि उद्योग जो है ना वो परमानेंट लग जाते हैं। जब परमानेंट लग जाते हैं तो लोग जो वापस वहां पे आ नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ अंतर मैंने आपको अपनी तरफ से बताया। अब क्या लिखा हुआ है इसके बारे में समझते हैं। देखो प्रकृति के कारण विस्थापन प्राकृतिक रूप से दिया जाता है, आपको पता चल गया। ये जो विस्थापन होगा ये प्राकृतिक रूप से होगा, जबकि उद्योगीकरण के कारण विस्थापन सोची समझी नीतियों के द्वारा दिया जाता है। जो उद्योगीकरण का जो विस्थापन होता है ना, वो एक सोची समझी जो एक प्लानिंग होती है ना, उसके तहत दिया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो उद्योग के कारण जो उद्योगपति होते हैं वो अपना मुनाफा देखने के लिए जो है लोगों को विस्थापन होने के लिए मजबूर करते हैं। प्राकृतिक विस्थापन में कोई स्वार्थ नहीं होता। जो प्राकृतिक विस्थापन होगा ना उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। जैसे मान लो कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, यदि बाढ़ आएगा ना तो सभी प्रभावित होंगे, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, बाढ़ सबके लिए आएगा। ठीक है, जबकि औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में पूरी तरह स्वार्थ पर आश्रित होता है। यानी कि जो प्राकृतिक विस्थापन होता है उसमें हम कह सकते हैं कि कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, बाढ़ सबके यहाँ आएगा। लेकिन जो औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है उसमें क्या है कि उसमें एक नीड, एक व्यक्ति, एक संस्था, एक संगठन का जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है, उनका एक यानी कि लालच छुपा होता है, एक उद्देश्य छुपा होता है कि हाँ हम कंपनी लगाएंगे तो हमको फायदा होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो उद्योगीकरण के कारण जो विस्थापन होगा उसमें जो है लोगों का स्वार्थ छुपा हुआ होता है। ठीक है, उद्योगीकरण के कारण विस्थापन को पूंजीपति और उद्योगपति लोग विकास का नाम देते हैं। अब जो उद्योगीकरण के कारण जो विस्थापन होता है ना, वो जो पूंजीपति लोग होते हैं वो कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं प्रदेश का। ठीक है, विस्थापन और पूंजीपति जो ये जो लोग हैं हमारे उद्योगीकरण का जो विस्थापन है, वे जो पूंजीपति लोग होते हैं और जो उद्योगपति लोग होते हैं वो इसे विकास का नाम देते हैं। कहते हैं कि विकास है, इसके कारण विकास होगा, जबकि प्राकृतिक विस्थापन का ऐसा कोई नाम नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक विस्थापन है उसमें ऐसा कोई नाम ही नहीं होता। विकास वो लालच देते ही नहीं कि हम विकास करेंगे, वो तो भाई प्रकृति है, कभी मान लो बाढ़ आ गया तो लोग जाना ही पड़ेगा। ये समझ गया ना। ठीक है, देखो प्राकृतिक विस्थापन के कारण लोग घर परिवेश को छोड़कर कुछ समय के लिए जाते हैं। आप सोचो किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ वगैरह आ जाता है तो लोग क्या हमेशा के लिए उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग जो है कुछ समय के लिए, जब तक वो स्थिति सामान्य ना हो जाए, बाढ़ का पानी चला ना जाए, तब तक ये लोग लिए जो है लोग वो कहीं और चले जाते हैं। पर जब जो है ना, जब बाढ़ सामान्य हो जाता है, बाढ़ नहीं रहता है, तब जाके लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है, दरअसल सामान्य स्थिति होने पर वो वापस आ जाते हैं, लेकिन उद्योगीकरण के कारण विस्थापन में लोग जो है वो सदा के लिए बेघर हो जाता है। मान लो कहीं पे उद्योग लग गया तो क्या वो वहां पे लोग आ सकते हैं? तो नहीं आ सकते। यानी कि वो लोग सदा के लिए नहीं, हमेशा के लिए वहां से बेघर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है यूरोप और भारत की चिंता। यानी यूरोप जो देश है और जो भारत है, इसकी क्या 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 चिंता है पर्यावरण को लेकर या देश को लेकर या पृथ्वी को लेकर, वो समझते हैं। देखो यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं एक दूसरे से भिन्न है। यूरोप है और जो भारत है, इन दोनों की जो है पर्यावरण संबंधी जो चिंता है वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, देखो यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखने का है। यूरोप में जो पर्यावरण का जो प्रश्न है ना, वो ये है कि मनुष्य जो है और जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच हमें एक संतुलन बना के रखना है। ठीक है, जबकि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का है। जबकि यही प्रश्न जो है ना भारत में क्या है कि जो उसकी संस्कृति है और उसकी जो पारंपरिक संबंध, यानी कि जो
मनुष्य की जो संस्कृति है, मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच जो संबंध है वो बनाए रखना, ठीक है। यानी कि जो यूरोप है उसकी क्या चिंता है कि जो मनुष्य है और पृथ्वी उसके बीच संबंध बनाना है। भारत की क्या है, मनुष्य और उसकी संस्कृति, मनुष्य का रहन सहन उसको बताना है। भारत के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भारत की पुरानी चीजें छूटे ना, मतलब भारत में जो चीजें शुरू से परंपरा अगर चली आ रही है और चलती रहे, ठीक है। यानी कि जो संस्कृति भारत की वो बची रहे, यानी कि जो है लोग जो इतने ज्यादा मतलब आज के समय में ऐसे वो लोग हो गए हैं जो है ना संस्कृति को मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो एक कल्चर रहता है, एक लाइफ स्टाइल होता है, मतलब एक समाज का जो कल्चर होता है वो बना रहे, ये भारत के लोग चाहते हैं, ठीक है। यूरोप की सांस्कृतिक विरासत म्यूजियम तथा संग्रहालयों में जमा है। यूरोप की जो सांस्कृतिक विरासत है वो तो या म्यूजियम में है या तो संग्रहालयों में जमा है, जबकि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो उन रिश्तों में है जो आदमी को उसकी धरती, जंगल, नदियों तथा पूरे परिवेश से जोड़ती है। यानी आदमी की जो सांस्कृतिक विरासत क्या है, तो धरती, जंगल, यानी आदमी जहाँ रहता है वही उसकी सांस्कृतिक विरासत है। यानी जहाँ आदमी रहता है, जहाँ उसका माहौल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नष्ट ना किया जाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है पूरा इस चैप्टर में बताया गया, ठीक है। यानी प्रकृति को हमें बचाना है और अपना विकास भी करना है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है स्वतंत्रता के बाद बाद भारत की ट्रेजेडी, ठीक है। यानी जब हमारा देश आजाद हो गया, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को हमें हिंदी में त्रासदी कहते हैं। इसका मतलब होता है दुखद घटना, ठीक है। कोई बुरी घटना घटती है इसको हम ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। तो देखो लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमारे देश के पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, यानी कि जो लेखक हमारे ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद यानी हमारा देश जब आजाद हो गया, या इसमें टॉपिक का मतलब यही है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत की ट्रेजेडी, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या दुखद घटना या भारत की क्या समस्या है वो बताया गया, ठीक है। तो देखो स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी जो समस्या यही है कि जो हमारे देश की जो पश्चिम शिक्षित सत्ताधारी है, यानी ऐसे जो नेता है हमारे जो पश्चिम से शिक्षा लेते हैं, पश्चिम मतलब जैसे इस साइड होगा हमारा, आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम में आपका अमेरिका, यूरोप, जापान, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो पश्चिम शिक्षित जो सत्ताधारी है उनका ध्यान कभी नहीं गया कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजना बनाते समय, यानी जो हमारे देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सरकार है वो पश्चिम की देखा देखी कर रही है और उनकी देखा देखी करने के कारण जो प्रकृति है, मनुष्य है और संस्कृति के बीच नाजुक, ठीक है, संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन को किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो हमारे भारत के जो नेता है ना वो ये नहीं सोचते कि हमें किस प्रकार बचना है, पर्यावरण को किस प्रकार बचाना है, हमारी संस्कृति को कैसे बचाना है, वो नहीं सोचते। वो विकास के नाम पर ये पश्चिमी देखो देशों का नकल करते हैं और अपने देश का जो है हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी वो पश्चिमी देश को नकल करते हैं, वो कैसे विकास करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। उनकी कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं क्या होता है, उनका विकास भी नहीं हो पाता, पर्यावरण का नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। तो देखो हम पश्चिम को मॉडल बनाए बिना अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हमें पश्चिम का जो है वो नकल नहीं करना, बल्कि जो है हम अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि लेखक ये कह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है उसकी क्या शर्तें हैं, उसका क्या स्वरूप है, उसका औद्योगिक विकास किस प्रकार से करेंगे। यानी भारत देश में हमें ऐसे विकास करना है कि पर्यावरण को सुरक्षित भी करना है और हमें विकास भी करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ विकास ही विकास करे जा रहे हैं और पर्यावरण को दूषित किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि पर्यावरण और जो विकास है इन दोनों के बीच एक संतुलन कायम करना है, ठीक है। भारतीय कहना चाहते हैं, ये जो लेखक हमारे ये बताना चाहते हैं, और विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को रोक सकते हैं। यानी कि यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो जो विस्थापन हो रहा है, लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, जो पर्यावरण संबंधी समस्या है उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। कभी यह भी ख्याल, ठीक है, कभी यह ख्याल भी हमारे शासकों के मन में नहीं आया। यहाँ पे लेखक जो है हमारे जो शासक हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसा ख्याल जो है ना इनके मन में आया ही नहीं कि अपने देश को बचाओ, अपने देश की संस्कृति बचाओ, अपने देश की प्रकृति बचाओ, इनका ख्याल आया नहीं मन में, ठीक है। ये तो सिर्फ पश्चिमी देशों की नकल में लगे हुए हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। कुल मिला के बात यही है कि जो लेखक है वो पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं कि पर्यावरण जो है लगातार दूषित होता जा रहा है, तो हमें जो है पर्यावरण को बचाने की सख्त से सख्त आवश्यकता यानी जरूरत है। समझ गए आप, ठीक है।
अब देखो हमारा टॉपिक आता है औद्योगिकरण और पर्यावरण संकट। औद्योगिकरण के कारण जो पर्यावरण संकट है वो किस प्रकार से हो रहा है वो समझते देखो। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट इसलिए पैदा कर दिया है क्योंकि उद्योग की स्थापना के लिए चारों ओर पेड़ पौधों वन आदि संपदा का विनाश हो रहा है। आपको पता है औद्योगिकरण जो है एक पर्यावरण संकट का मुख्य कारण है। कैसे? तो मान लो किसी व्यक्ति को उद्योग लगाना है तो वो उसके आसपास सभी जंगल साफ करेगा, पेड़ वगैरह काटेगा, तो इससे क्या होगा? पर्यावरण दूषित होगा। ठीक है। खनिज संसाधन नष्ट हो रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण जो इतना ज्यादा उद्योग आजकल फैल रहा है कि जमीन से खनिज को निकाला जा रहा है, उसका प्रयोग उद्योगों में किया जा रहा है। मतलब खनिज संसाधन जो है नष्ट हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि उजड़ रही है। ठीक है। जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी वहां पे जो है उद्योग आ गए, फैक्ट्री आ गई, तो इससे वो भूमि खराब हो गई। लोगों को उजाड़ कर विस्थापित किया जा रहा है। जो लोग रहते थे मान लो किसी गाँव में, तो जो है उनको विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हम यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, आप जाओ यहाँ से और कहीं रहो, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है। हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। आप सभी को पता है जब उद्योग लगाएंगे तो पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, पेड़ पौधों काट के फिर उद्योग लगाते हैं। इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इस कारण से पूरे पर्यावरण में संकट है। ये सब जो कारण है जो मैंने आपको बताया उद्योग के द्वारा, खनिज संसाधन नष्ट हो रहे हैं, कृषि होगी भूमि खत्म हो रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, हरे भरे भरे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो इससे क्या है जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। ठीक है। और पर्यावरण संकट में इसी कारण से जो है पर्यावरण जो है वो संकट में है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें। ठीक है। जब आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो सामने 3 ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा ऑल, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो है हमारी वीडियो से जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है, हो सकता है आपने भी कर लिया हो। अगर नहीं किया तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो फिर और जो है आप कमेंट में ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट में बताएं। ठीक है। अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।